हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में। तो प्रोपोर्शनल काउंटर का पहले एम देख लेते हैं। क्या है एम इसका कि जिन पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर लो होती है उन चार्ज पार्टिकल्स को ये इजीली डिटेक्ट कर पाता है। जैसा कि आयोनाइजिंग चैम्बर में आपने देखा था कि जिनकी आयोनाइजिंग पावर हाई है मींस अल्फा पार्टिकल्स, उसको इजीली डिटेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब जो बचे हुए लोअर आयोनाइजिंग पावर के पार्टिकल्स हैं उसको कौन डिटेक्ट करेगा? प्रोपोर्शनल काउंटर। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इसका जो प्रिंसिपल है मेन प्रिंसिपल में सबके ही प्रिंसिपल सभी चैम्बर्स के सेम है। हम क्या करते हैं कि किसी भी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल को जब गैसेस एटम के साथ कोलाइड कराते हैं तो गैसेस एटम्स दो आयंस फॉर्म में एग्जिट होते हैं, एक तो पॉजिटिव या फिर न्यू आयंस फॉर्म बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी आयंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि वोल्टेज इंक्रीज़ होगी। वोल्टेज इतनी हमें हाई रखनी है और जो वोल्टेज हाई होगी तो उसकी एनर्जी भी अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन चैम्बर से हमें इसकी एनर्जी और ज़्यादा हाई करनी है, मतलब और ज़्यादा लार्ज अप्लाई करनी है। और जो ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज किसके बीच में अप्लाई करेंगे? कैथोड और एनोड के बीच में। हमने वोल्टेज हाई अप्लाई क्यों की है? क्योंकि जो प्राइमरी आयंस प्रोड्यूस हुए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है, प्राइमरी आयंस क्या कर रहे हैं? एनर्जी को गेन कर रहे हैं। और एनर्जी गेन करने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ मूव कर जाते हैं? इलेक्ट्रोड्स के पास, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, और फिर गैसेस एटम के साथ कोलाइड करते हैं। और जब गैसेस एटम के साथ कोलिजन होगा तो उससे क्या होगा? मोर आयंस प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट पल्स विड्थ जो होती है हाई मिलेगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि gain sufficient energy and further collision with gaseous atom and produce secondary ions, and in this situation we can detectable pulse height in output. इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम कि सभी चैम्बर्स के लिए कंपोनेंट सेम यूज़ करेंगे जैसा अभी तक हम यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन बस इसमें क्या है कि जो लेंथ है आपको चैम्बर की वो 20 सेंटीमीटर और डायामीटर 2 सेंटीमीटर लेना है। मेटेलिक चैम्बर है। मेटेलिक चैम्बर कैसे वर्क कर रहा है? कैथोड की तरह। सेंट्रल वायर एनोड है और इस एनोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनोड साइड में। अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? इंसुलेटिंग प्लग यूज़ किए हैं। इसके अंदर अभी तक गैस फिल कर रहे थे, लेकिन अब प्रोपोर्शनल काउंटर में जो अब गैस फिल होगी, मतलब इनर्ट गैस, वो 90% आर्गन होगी और 10% मीथेन गैस हम फिल करेंगे। चैम्बर की वॉल्स को आपने कनेक्ट किया है नेगेटिव वोल्टेज से और सेंट्रल वायर को रेजिस्टेंस और पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया है। और जो आपको लास्ट में जो पल्स डिटेक्टेबल होंगी, पल्स की जो हाइट होगी, वो आप किस में से पास कराएंगे? एम्पलीफायर में से, कि कौन सी पल्स है उसको आप इजीली डिटेक्टेबल कर सकते हैं। एम्पलीफाई होके वो कौन सी पार्टिकल्स हैं इजीली काउंटर के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। अब वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर क्या होता है? पार्टिकल यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो वो गैस में से पास होंगे, और जब गैस में से पास होंगे तो चार्ज पार्टिकल का क्या होगा? कोलिजन होगा गैसियस एटम के साथ, और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं गैसियस एटम को, जिससे गैसियस एटम किस फॉर्म में आते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्राइमरी आयंस। अब ये प्राइमरी आयंस तो प्रोड्यूस हो गए। अब क्या करेंगे? अगेन अब अगर वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं, अब मीन्स जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, अब वो किसकी साइड मूव करेंगे? एनोड साइड, मतलब सेंट्रल वायर साइड पे, क्योंकि सेंट्रल वायर साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयंस, वो डायरेक्टली मूव करेंगे कैथोड साइड मीन्स मेटेलिक चैम्बर में, जिससे क्या होगा? करंट का मोमेंट स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो प्राइमरी आयंस बने थे, अब प्राइमरी आयन के जब आपने वोल्टेज इंक्रीज़ करी तो उनके पास क्या हो जाएगी? एनर्जी आ जाएगी अगेन। फिर अगेन वो प्राइमरी आयंस फिर गैसेस एटम के साथ अगेन कोलाइड करेंगे। अगेन कोलाइड करने पर दोबारा से ये गैसेस एटम आयोनाइज होंगे, फिर दोबारा से न्यू आयंस प्रोड्यूस होंगे। मीन्स न्यू आयन कौन से? सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो प्राइमरी आयंस थे उन्होंने क्या करा? एनर्जी गेन करी।
अब क्या होगा, जब ये प्राइमरी आयंस फिर फर्दर जब गैसियस एटम के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगे, एक्सलरेट करेंगे। अगेन काइनेटिक एनर्जी दोबारा से क्या होगी, गेन होगी। फिर फर्दर कोलिजन होगा गैसियस एटम के साथ, फिर और न्यू आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो मतलब बार बार कोलिजन होने से हर बार क्या हो रहा है, न्यू आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नए सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसी जो सेकेंडरी आयंस जो बार बार प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिर गैस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्राइमरी आयन में जितने नंबर ऑफ सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होंगे उससे क्या बोलेंगे, गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स हम बोलेंगे। और इस गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में कितने एटम्स होते हैं आपके पास, कितने आयंस होंगे, 10 से लेके 10 की पावर 3। तो यहाँ पे अगर इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो मैथमेटिकल रिलेशन कैसे बताएंगे आप, तो मैथमेटिकल रिलेशन में आप बोल सकते हैं कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस किससे, dx से, जिससे क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब जो सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो n से कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस हुए, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी से, और वो सेकेंडरी को हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, n प्लस ऑफ dn। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, इज इक्वल टू ऑफ n dx। तो dn इज इक्वल टू ऑफ अल्फा n dx। जो अल्फा है, अल्फा हम यहाँ बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिएंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो n की वैल्यूज़ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब वो एनोड के पास पहुँचे, मीन्स सेंट्रल वायर पर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे जो उनकी वैल्यू होगी n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 to x अल्फा ऑफ dx। तो जो n बाई एन नोट टर्म होगी, इस n बाई एन नोट टर्म को आप क्या बोलेंगे, गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मीन्स m, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट की बात। फिर अगर इसी पार्ट को हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल से समझें, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री से आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे 12th क्लास में, तो मान लीजिए आपके पास ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है और ये एनोड वायर है, तो एक इनर के लिए और एक आउटर स्फीयर के लिए रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक के, और एक रेडियस आपके पास क्या है, ये वाली P पॉइंट तक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालते हो, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, या फिर आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू V अपॉन में r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन में r, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डिस्टेंस सेंट्रल एनोड वायर के लिए बस एक फैक्टर और ऐड हो जाएगा इसमें डिनोमिनेटर में, log ऑफ b बाई a, मतलब आउटर स्फीयर की लार्जर रेडियस डिवाइड बाय स्मॉलर रेडियस किस में, लॉग में। तो जो a है, a इज़ द रेडियस ऑफ द वायर एंड b इज़ द रेडियस ऑफ द चैम्बर। तो ये जो रेडियस ऑफ वायर एनोड वायर के लिए यूज़ हुआ है और जो b है रेडियस ऑफ चैम्बर के लिए। तो यहाँ पे a को आप लेट कर सकते हैं कि जो वायर की जो रेडियस है दैट इज़ 0.1 mm और चैम्बर की जो रेडियस है दैट इज़ 10 mm, और वोल्टेज मींस पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है, 1000 पॉजिटिव पोटेंशियल जो सेंट्रल वायर में अप्लाई कर रहे हैं 1000 वोल्ट। ये सब वैल्यूज़ को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड होगा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर आपको मिलेगा। इसका मीन क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हाई हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते किसकी वजह से, प्राइमरी आयोनाइजेशन की वजह से, वो एक्सक्लरेट करना स्टार्ट करेंगे सेंट्रल वायर में, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। और अगेन फिर वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सक्लरेट करेंगे, फिर सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होंगे, फिर दोबारा से एक एशेस एटम के साथ कोलिजन होगा, फिर सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे बार बार एक्सक्लरेट करते रहेंगे और सेकेंडरी न्यू आयंस जनरेट होते रहेंगे। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी आयंस जनरेट हुए हैं, तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है एमिशन होने की वो क्या है, p है। क्यों, क्योंकि हमने गैस जो फिल की है वो आर्गन की फिल की है, और आर्गन एटम पहले कहाँ प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में जब आप इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये
एटम कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी एमिट होगी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये पी जो प्रोबेबिलिटी हमने ली है एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हुए, एन नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इनटू पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मींस टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए एन पी। तो न्यू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे आपके पास, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो n इंटू एन पी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बनेंगे दैट इज n स्क्वायर पी। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ न्यू नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, फिर उससे न्यू नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो हर बार जो टर्म होगी वो एक्सटेंड होती जाएगी, n स्क्वायर पी, n3p स्क्वायर, n4p3। तो इस तरीके से ये टर्म एक्सटेंड होगी, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और ये टर्म किसकी फॉर्म में है, जीपी की फॉर्म में। और जीपी की फॉर्म में जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a डिवाइड बाय 1 - r। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप इसमें जब अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में तो यहाँ पे आपके पास टर्म आ जाएगी n मीन्स a डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ r, कितना हो जाएगा यहाँ पे np। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू आ गई n डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ np। इसमें एडवांटेज आप बोल सकते हैं कि ये लो एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसका जो एक डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज जो होगा कि अगर आप वोल्टेज को हाई अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, काउंटर वोल्टेज में स्लाइटली चेंज आएगा। जो चेंज होगा इस वोल्टेज से, उससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, गैस मल्टीप्लिकेशन पे।